हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है इफ ए एंड बी आर टू ओड नंबर्स देन सो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कंपोजिट। अब ए और बी क्या गिवन है हमें, ओड नंबर, तो इनको सपोज कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू है 2m + 1 एंड b इज इक्वल टू है 2n + 1, जहां पे ये जो m और n है, m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। अब हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर कंपोजिट प्रूव करना है। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है भी, वो एक से तो पक्का डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा, लेकिन एक तीसरे नंबर से भी डिवाइड होगा, वो तीसरा नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमें ये प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ये लिखूं कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो गलत नहीं होगा, फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 2m + 1 + 2n + 1, ये a b की वैल्यू पुट कर दी। a की जगह लिखोगे 2m + 1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2n और माइनस का 1, इस तरीके से। तो हमने अब देखा तो यहाँ से ये बना 2m + 2n और प्लस में 1 और 1 कितना आया 2, यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2m - 2, एक 2 तो इसमें से कॉमन आ रहा है, एक 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 2 × 2 कितना हुआ 4, यहाँ 2 कॉमन लिया था तो m + n + 1 बचा, यहाँ कॉमन लिया था तो ये 2n था, तो यहाँ से बचा m - n। यानी कि ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसके 3 फैक्टर बना दिए अभी हमने। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4, कोमा, और किस किस से डिवाइड हो सकता है, m + n + 1 से भी डिवाइड हो सकता है एंड m - n से भी डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अब देखिए a माइनस बी स्क्वायर 1 और खुद से तो डिवाइड होता है, उसके अलावा 4 से भी डिवाइड होता है, उसके अलावा m + n + 1 से भी डिवाइड होता है और m - n से भी। ये तो बहुत सारे नंबर मिलके भी जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। दिस मीन्स यहाँ से हम क्या लिख देंगे, हैंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कंपोजिट। तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा भाई। तो ये हमारा फर्स्ट बिल्कुल हल्का फुल्का सा क्वेश्चन था, ये हुआ सोल्व। अब आते हैं सेकंड पे। इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर सो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू a + b होगी, और जहां a b है नेचुरल नंबर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हियर, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इज ए प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं भाई, और कोई तीसरा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 × में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें तो गलत नहीं होगा, बात तो एक ही है। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं, a + b और a - b, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझो, ये था एक प्राइम नंबर जो किसकी फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब दो नंबर कौन से, एक तो a + b है या फिर a - b है। अब देखो जैसे 7 होता है, 7 को मैं सिर्फ 1 × 7 लिख सकता हूँ, और कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि अगर 2 की प्रोडक्ट में ये नंबर लिख रखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो आइदर a + b की वैल्यू क्या है 1, या फिर a - b की वैल्यू क्या है 1। भाई एक तो 1 जरूर होगा। अब देखो दो नेचुरल नंबर को अगर जोड़े क्या कभी एक आ सकता है, सोच के देखिए। दो नेचुरल नंबर जहां a और b क्या थे, नेचुरल नंबर, क्या उनको जोड़ने पे कभी एक आ सकता है। भाई सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, 1 में अगर 1 भी जोड़े तब भी 2 आता है, और ये तो a और b अलग अलग है। तो दिस मीन्स दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, हेयर a - b की वैल्यू क्या होगी 1। अब अगर a - b की वैल्यू 1 है तो यहां पुट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, a - b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1, तो 1 × a + b हो गया प्रूव। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है, इफ ईच ऑफ द
2 primes PQ is the factor of A, so that the product PQ is also a factor of A। भाई ये तो वैसे ही पता है हमें। अब देखिए ये बोल रहा है कि A के जो फैक्टर है वो PB है, QB है, सो ऑन हमने मान लिया कि RS पता नहीं कितने फैक्टर है इसके, ये तो नंबर ही पता नहीं क्या है। हम मान लेते हैं कि A के बहुत सारे फैक्टर हैं। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है कि PQ भी फैक्टर होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि PQ मल्टीप्लाई में RS जो भी है सो ऑन, तो दिस मीन्स ये PQ भी क्या हुआ, इसका फैक्टर तो हो गया। जब P और Q फैक्टर हैं तो PQ तो 100% होगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। 20 को कल हमने लिखा था 2 × 2 4 × 5, कल क्या, इसको तो कभी भी लिख लो, यही लिखा जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं भी 5 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है भी 10 भी तो फैक्टर होगा इसका। 10 × 2 भी तो 20 बनेगा। क्लियर है। तो दो फैक्टर की मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी मल्टीप्लाई भी तो इसका क्या होगी, फैक्टर होगी। तो ये है आपका सिंपल सा बस क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट एवरी 2 कंजक्टिव इंटीजर्स आर को प्राइम्स। हमें प्रूव करना है कि 2 कंजक्टिव इंटीजर है जो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। कंजक्टिव इंटीजर का मीनिंग है लगातार एक के बाद एक। तो हम मान लेते हैं लेट n एंड n+1 आर 2 कंजक्टिव इंटीजर्स। ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया कंजक्टिव इंटीजर्स हैं। अब अगर ये कंजक्टिव इंटीजर्स हैं देन हम मान लेते हैं, चलो यहां भी लिख लेते हैं लेट कि जो n और n+1 का GCD है वो कोई नंबर D होगा। क्लियर। अब आपने इनको प्रूव करना है को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का GCD क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो दिस मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट अब हमें ये प्रूव करना है कि D की वैल्यू सिर्फ 1 ही होगी और कोई GCD नहीं बन सकता इनका, क्योंकि को प्राइम का मीनिंग ये होता है कि दो नंबर जिनका HCF या फिर GCD क्या हो, 1 हो। तो अब अगर D इसका हमने क्या लिया है, GCD, दिस इंप्लाइज यहां से हम क्या लिखेंगे, D डिवाइड्स करेगा n को भी एंड D डिवाइड्स करेगा n+1 को भी। क्लियर। दिस इंप्लाइज अगेन, अब यहां से अगर D n को भी डिवाइड करता है n+1 को भी, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, इनकी सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि इनके डिफरेंस को भी। दिस मीन्स D डिवाइड करेगा अगर n+1 में से हम क्या कर दें, n को माइनस, तो n से n, तो दिस मीन्स D डिवाइड करता है 1 को, D डिवाइड करता है 1 को। अब D अगर 1 को डिवाइड करता है, इट इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबल कब होगी, इफ एंड ओनली इफ D = 1, यानी कि कोई नंबर 1 को भाग तभी कर सकता है जब वो खुद ही 1 हो, दूसरा तो कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता। अगर D की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं 5th पे। 5th है इफ A and B आर रिलेटिवली प्राइम देन प्रूव दैट एनी कॉमन डिवीजर ऑफ AC एंड B इज द डिवीजर ऑफ C। अब A और B हमें को प्राइम दे रखे हैं भी। क्लियर। तो हम यहाँ से लिख देते हैं भी अगर दे रखे हैं तो हेयर AB का जो GCD है वो क्या होगा, 1, क्योंकि ये को प्राइम है। अभी तो प्रूव किया को प्राइम के GCD हमेशा 1 होता है। देन हम यहाँ से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स m एंड n सच दैट कि m और n इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि ma + nb को हम 1 लिख सकते हैं। रीजन में लिखोगे प्रीवियस थ्योरम जो डिविजिबिलिटी पे हम पढ़ चुके हैं, अगर उसका नाम याद है, अदरवाइज स्टेटमेंट लिख दो। अब उसके बाद ए बी यहाँ से ये हो गया। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, एन बी सी इक्वल टू क्या हो गया, सी। क्लियर। अब सी हो गया। उसके बाद देन हमें प्रूव करना है कि जो ए सी और बी का कॉमन डिवीजर है वो सी को पक्का डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं लेट डी इज द कॉमन डिवीजर, क्या है, कॉमन डिवीजर ऑफ किसका, ए सी एंड बी का है, इसका। दिस मीन्स दिस इंप्लाइज डी है जो वो ए सी को भी भाग करेगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सी को भी भाग करेगा डी एंड बी को भी भाग करेगा डी। तो हम मान लेते हैं ये कोई K1 आया और इसका रिजल्ट आया K2। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आई, DK1, और यहाँ से B की वैल्यू क्या आई, DK2। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं।
AC की जगह DK1 पुट करोगे तो ये क्या बना, MDK1 प्लस NC तो एज इट इज, B की जगह रखोगे DK2 इक्वल टू क्या आया C, दोनों में से D कॉमन आया तो ये क्या बना MK1, यहाँ से NCK2 इक्वल टू क्या आया C। अब देखो C है जो वो क्या आया, D का मल्टीपल भी D की इस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है C। दिस इंप्लाइज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो D है वो C को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, तो यही हमने प्रूव करना था कि जो D कहाँ से लिखा था भी ये D, हाँ ये अगर D AC और B का डिवीजर है, कॉमन डिवीजर है, तो वो किसको डिवाइड करेगा, C को भी डिवाइड करेगा, उसका भी क्या होगा डिवीजर होगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में बोलता है कि इफ GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1 है देन प्रूव दैट द GCD ऑफ A स्क्वायर और B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो हमें A स्क्वायर और B स्क्वायर का GCD भी 1 प्रूव करना है। हम मान लेते हैं यहाँ से लेट कि जो A स्क्वायर और B स्क्वायर है इसका GCD 1 की बजाय D है। उल्टा चलते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर को उल्टा चलने की आदत होती है, कई बार हम भी चल लेते हैं क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, इफ पॉसिबल अगर यहाँ लिख देते हैं इफ पॉसिबल कि अगर पॉसिबल हो कि D की वैल्यू 1 से बड़ी हो, हम मान लेते हैं वो 1 नहीं है, बाद में प्रूव करेंगे कि D तो 1 ही होगा, ये तो हमें भी पता है प्रूव तो हो जाना है, लेकिन हम मान लेते हैं भी D तो 1 से बड़ा है, देन D has at least a prime factor। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि D अगर 1 से बड़ा है तो D का एक प्राइम फैक्टर भी होगा, से उसको हम क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं। क्लियर, तो P ही लिख लिया। अब अगर P क्या है, अब यहां देखियो जो P है वो क्या है, प्राइम फैक्टर है। क्या है, प्राइम फैक्टर किसका, D का। ये हम प्रीवियस थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है तो उसका एक प्राइम फैक्टर पक्का एग्जिस्ट करेगा। इसका मीनिंग यहाँ से P की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, 1 नहीं होगा, ये 1 से क्या होगा बड़ा होगा। दिस मीन्स अगर P प्राइम फैक्टर है, दिस इंप्लाइज P किसको डिवाइड करेगा, D को। बट यहाँ D तो किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को, क्योंकि A स्क्वायर B स्क्वायर का GCD क्या था D, तो D A स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अगर P D को डिवाइड करता है, D A स्क्वायर को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज P किसको डिवाइड करेगा, A स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और दिस इंप्लाइज यहाँ से आप क्या लिखोगे, क्लास 10th की थ्योरम थी तो P A को भी पक्का डिवाइड करेगा, कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करता है। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि P डिवाइड करेगा A और A को, यानी कि P क्या है प्राइम नंबर, और ये क्या होगा A डॉट A, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज P A को तो भी कन्फर्म है डिवाइड करेगा, ये 10th के फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम आई थी। अब ऐसे ही जैसे हमने ये प्रूव किया तो सिमिलरली हम ये भी तो बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स करेगा B को, क्योंकि अगर मैं यहाँ B स्क्वायर लिख देता तब भी सारा क्या आ जाता है, यहाँ B आ जाता, क्योंकि B स्क्वायर भी तो D से डिविजिबल है। क्लियर, अब उसके बाद देखिए P B को भी डिवाइड करता है, A को भी डिवाइड करता है। हेयर P इज द कॉमन डिविजर, P क्या है कॉमन डिविजर है ऑफ A एंड B का, बट जो A और B का GCD है वो हमें क्या दे रखा है 1। दिस इंप्लाइज P है जो 1 को भी डिवाइड करेगा, ये तो ये बोल रहा है कि नहीं। अब P 1 को डिवाइड करेगा, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो कॉमन डिवीजर होता है, D लिख देता हूँ मैं इसको, वो हमेशा डिवीजर होता है किसका, GCD का। ये तो बहुत जगह थ्योरम आ चुकी है। अब यहाँ जो P था वो क्या था, 1 से बड़ा प्राइम नंबर था, क्योंकि एक तो प्राइम नंबर होता है नहीं। अब ये क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर P 1 से बड़ा हो और 1 को डिवाइड कर पाए, यानी कि अगर जो हमने मानना था वो क्या हो गया, सारा रद्दी में चला गया, गलत हो गया। दिस मीन्स यहाँ क्या लिखोगे, हेयर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन वी कैन से दैट कि D की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। क्लियर, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है डियर स्टूडेंट्स, वो आप खुद से करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। 10 में यहाँ 4n-1 है, उसमें 6x-1 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होते ही 9 तो अपने आप ही आप सोल्व कर दोगे। तो आपने वर्क करना है 7 और 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n-1। अब हमें प्रूव करना है कि इस 4n- फॉर्म यानी कि इस शकल के बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे। फॉर्म शकल एक ही चीज है, तो हम यहां लिखते हैं एवरी प्राइम नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म 4n-1 is also the form of 4n+3। अब मैंने ये लिखा है कि वो सारे प्राइम नंबर जो 4n-1 की शक्ल के हैं वो 4n+3 की शक्ल के भी होंगे। क्लियर? अब ऐसा क्यों लिखा वो देखिए कि ये जो 4n+3 है इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 4n+4 और -4+3। देखो क्या कोई इफेक्ट पड़ा, इसमें हमने 4 को ऐड कर दिया, 4 को माइनस कर दिया। अब पहले दो में से 4 कॉमन लेते हैं तो n+1 बचता है भी, और 3 - 4 करोगे तो ये क्या बनेगा -1। दिस मीन्स इसको हम मान लेते हैं 4n-1, वेयर जो n- है वो क्या होगा n+1। तो इन दोनों की शक्ल एक जैसी होगी कि नहीं, 4n-3 और 4n-1। क्लियर? ये आप बात समझिए कि ये तो 4n में से एक कम हुआ है और ये 3 ज्यादा हुआ है, तो 4 का गैप आ गया कि नहीं आ गया। और 4 का गैप जब दोबारा आता है तो वो क्या बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। इसको ऐसे समझे तो दिस मीन्स अगर कोई नंबर 4n-1 की फॉर्म का है, इसकी शक्ल का है, तो 4n+3 की शक्ल का भी होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो उसके बाद नाउ वी हैव टू prove there are infinitely many prime numbers which is in the form of 4n+3। अब हमें प्रूव करना है कि बहुत सारे प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 4n+3 की फॉर्म के हैं। अगर वो 4n+3 की फॉर्म के हैं तो 4n-1 की फॉर्म के तो वैसे ही हो जाएंगे। अब जो प्राइम नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। प्राइम नंबर्स हैं जो वो क्या है, 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। अब 2 देखिए, 2 किसकी शक्ल का है। 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं यानी कि 2 को यहां मैं लिख सकता हूं 4n+2, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब आपको लग रहा है सर रिमाइंडर 2 कैसे बचेगा, 2 तो 4 से डिवाइड ही नहीं होगा। अगर यहां n की वैल्यू क्या हो जाए 0, 4 × 0 + 2 यानी कि 4n+2 की फॉर्म का हुआ कि नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यानी कि 4 है जो वो 4n, जो 2 है 4n+2 की फॉर्म का हुआ। जो 3 है, जब 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो मैं ये लिख सकता हूँ 4 × 0 + 3, तो ये 4n+3 की फॉर्म का हुआ। 5 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा 1, तो ये 4n+1 की फॉर्म का हुआ। 7 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4n+3 की फॉर्म का। इसको डिवाइड करोगे तो 4n+3 की फॉर्म का। यहाँ जो n है वो अलग अलग हो सकते हैं, मैंने वैसे ही एक जैसे लिख लिए। क्लियर? यानी कि ये इनकी शक्ल आगे, इनकी फॉर्म आगे भाई इस टाइप के हैं अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4n+3 की शक्ल के नंबर है जो एक 3 आया, एक 7 और 11 आए। क्लियर? हम मान लेते हैं, अब हम इसका उल्टा चलते हैं। लेट देयर आर या फिर देयर एग्जिस्ट फाइनाइट प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 4n+3, यानी कि हमने इसका उल्टा सपोज कर लिया कि वो इनफाइनाइट नहीं क्या है, फाइनाइट है। क्लियर? अब वो जो 4n+3 की शक्ल के नंबर हैं उसको हम क्या, कौन से हैं 3, 7, 11 सो ऑन। अगर ये 4n+3 की शक्ल के नंबर हैं और ये फाइनाइट माने हैं तो लास्ट में भी कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा।
तो यहाँ से जो Q है वो क्या है, Q हमने माना है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म, अब कौन सी फॉर्म का, 4n+3 का। क्लियर। तो ये 4n+3 का हमने इस शकल का सबसे बड़ा प्राइम नंबर मान लिया। अब हमने चेक किया 3 आया, 7 आया, 11 आया, सो ऑन। क्लियर। तो उसके बाद हम मानते हैं लेट ए है जो इनका प्रोडक्ट है कि 3 × 7 × 11 सो ऑन इंटू Q बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। तो अब हमने क्या माना, ये क्या है, प्रोडक्ट है इन सारे प्राइम नंबर का। क्लियर। अभी तक देखो हमने कुछ नहीं किया, 4n-1 की फॉर्म को हमने साबित कर दिया कि वो 4n+3 की फॉर्म के भी होंगे। हमें ये प्रूव करना था कि इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर होंगे, लेकिन हम उसका उल्टा लेके चल रहे हैं कि वो क्या होंगे, फाइनाइट। अब 4n+3 की शक्ल के हमने फाइनाइट ये जो इंटीजर हैं वो हमने मान लिए कि 3 भी है, 7 भी है, 11 भी है। तो इस तरीके से वो हमने वहां से निकाला। तो सो ऑन लास्ट में हमने Q क्या मान लिया, सबसे बड़ा, और A है जो इनका हमने क्या लिया, प्रोडक्ट। क्लियर। एक और कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए नेचुरल नंबर B ग्रेटर देन 1 सच दैट कि जो B है, अब B एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है। B को हमने लिख लिया 4 इंटू में कि ये जो मल्टीपल है 3, 7, 11 सो ऑन Q -1 B 4 इंटू में दिस और -1 यानी कि B की शक्ल क्या हुई, 4a-1, क्योंकि इनका प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में था, A, किसके इक्वल लिया था, A। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हेयर B इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n-1। अब n भी क्या हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर, और a भी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या आएगा, नेचुरल नंबर। यानी कि जो b की शक्ल है वो भी 4n-1 से मिलती है। हैंस ऑफ द फॉर्म 4n+3। तो ये 4n+3 की शक्ल का भी होगा क्योंकि इसकी शक्ल इससे मिलती है, ये हमने शुरू में प्रूव कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद here b greater than 1 then there exist, तो यहां क्या एग्जिस्ट करेंगे, there exist prime factors of b। अब अगर b एक से बड़ा है तो b के कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टर भी होंगे भी। तो हम सपोज कर लेते हैं, हमको चलो यही लिख लेते हैं, लेट, यहाँ से हम लिखेंगे लेट जो b के प्राइम फैक्टर हैं वो है p1, p2, p3 सो ऑन pk तक है भी। ये b के क्या है, फाइनाइट प्राइम फैक्टर हैं। अगर b एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है तो उसके कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, ये हम प्रीवियस थ्योरम के अंदर पढ़ चुके हैं और वो हमने ये मान लिए भी। क्लियर। अब देखो जो b की शक्ल है भी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ, जो b की शक्ल है वो किस टाइप की थी, 4n-1 की शक्ल का था ये। हैंस अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, b इज ए ओड नंबर, b क्या होगा, ओड नंबर होगा। अब ये मैंने कैसे बता दिया कि ये ओड नंबर है। अब देखो ये 4n-1 है, अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू में 2n-1 तो इसको हम 2n मान लिया, कोई नंबर k है -1, दिस मीन्स ये किसकी फॉर्म होती है, ओड नंबर की फॉर्म होती है। अगर b ओड नंबर है देन ये जो p1, p2, p3 सो ऑन pk तक आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ 4n+1 एंड 4n+3। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा कि b अगर ओड नंबर है और 2 ओड नंबर की मल्टीप्लाई करे तभी दूसरा रिजल्ट में ओड नंबर आता है। दोबारा ओड इंटू ओड करेंगे तभी क्या आएगा, ओड आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर इवन हो गया p1 से लेके pk तक तो b क्या हो जाएगा,
इवन हो जाएगा, लेकिन b तो इवन की फॉर्म में है ही नहीं, है कि नहीं। अब फिर मैंने यही क्यों लिखा कि 4n + 3 4n + 1, b को मैं ये भी तो लिख सकता था कि 2n + 1 की फॉर्म में हो, किस्सा ही खत्म हो जाता। अब उसके लिखने का रीज़न है कि जब हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको, क्योंकि ये 4a-1 की, यहाँ 4a-1 की फॉर्म का था, फिर हमने 4n + 3 की फॉर्म का बना दिया। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें तो वो या तो 4n की शक्ल का होगा, या 4n + 1, या 4n + 2, या फिर 4n + 3, इन 4 शक्ल का हो सकता है। क्योंकि जब हम नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, दिस मीन्स जो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1, या फिर 2, या फिर 3, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी ना तो 4 आ सकता है, ना 4 से बड़ा आ सकता है। लेकिन अब मैंने 4n को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 का जो मल्टीपल है वो तो ओड हो ही नहीं सकता। 4 × समथिंग वो क्या होगा, इवन नंबर, यानी कि इसको, इस 4n को अगर मैं लिखूं 2 × 2n, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, इवन। और 4n + 2, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2n + 1, तो ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी क्या हुआ, इवन। तो दिस मीन्स 2 ही फॉर्म बची, एक 4n + 1 और एक 4n + 3। तो इस वजह से मैंने लिख दिया कि ये जो सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं वो किस शक्ल के होंगे, 4n + 1 और 4n + 3 की शक्ल के होंगे। क्लियर। अब यहाँ एंड लिखा है, और लिखो यहाँ भी, या तो इस शक्ल के होंगे या फिर इस शक्ल के होंगे, क्योंकि एंड एक नंबर दोनों शक्ल का थोड़े ना हो सकता है, या तो इसका या फिर इसका। अब जैसे P1 है भी, या तो इसका मिलेगा या इसका, P1, ठीक है। अब P2 या इसका या फिर इसका, इनमें से। अब हम मान लेते हैं, लेट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 PI, ठीक है, जहां I की वैल्यू है वो 1 से लेके और k तक कुछ भी हो सकती है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का है, 4n + 3। अब मान लिया कि इनमें से ही कोई एक P1, P2, P3, जिसको मैंने क्या लिखा, PI, I की वैल्यू आप 1 से लेके k तक कुछ भी ले सकते हैं, भी वो हो सकता है P1 हो सकता है P2 हो सकता है P3 हो, सो ऑन हो सकता है PK, वो कोई भी नंबर हो। क्लियर। वो इस शक्ल का है भी, कम से कम एक तो जरूर है इसका, अगर वो सारे ओड हैं, सारे तो एक जैसे तो नहीं हो सकते भी, सारे 4n + 1 की फॉर्म के हो, तो एक को हमने ये मान लिया। अगर PI इस शक्ल का है, दिस मीन्स PI B को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि B को ही हमने क्या लिखा था, P1, P2, P3, सो ऑन PK। और आप यही कर लो कि मान लिया कि वो नंबर जो PI है वो पहला ही नंबर है, पहला ही नंबर इस शक्ल का है 4n + 3 का, तो जो ये P1 है ये B को तो पक्का डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टर में से तो है, और इसी के सारे प्राइम फैक्टर किस शक्ल के थे, या तो इसके या फिर इसके, और इस शक्ल का एक इसमें प्रेजेंट है ही। दिस मीन्स यहाँ से जो P1 है वो किसको डिवाइड करेगा, B को, एंड अब P1 है जो वो A को भी डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, A को भी। और A कौन सा है, ये। अब A को डिवाइड क्यों करेगा, उसका रीजन ये है। रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे नंबर देखो किस शक्ल के थे, 4n + 3 के। देखो वहां से हमने लिखा था ये कि जो यहाँ सारे के सारे नंबर हैं 4n + 3 की शक्ल के हैं, और P1 की शक्ल भी कैसी है, 4n + 3। दिस मीन्स तो P1 है वो पक्का A को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज जो P1 है वो डिवाइड करेगा किसको। अब यहाँ से देखिए, अगर 1 की मैं वैल्यू निकालूँ तो 4a - b बनेगी, तो वो 4a - b को भी डिवाइड करेगा 4। अब देखो एक थ्योरम आई थी, अगर कोई नंबर A को भी डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर B को भी डिवाइड कर रहा है, तो PAX + BY को भी डिवाइड करेगा, जहाँ x y क्या है, इंटीजर। अब A और B ये हैं, तो हमने यहाँ x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है -1 किसी भी इंटीजर के लिए, ये हम प्रीवियस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो P डिवाइड करेगा 4a - b को भी। क्लियर। और 4a - b की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आती है, 4a - b = 1 आती है भी। इसका मीनिंग यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो P1 है वो डिवाइड करेगा 1 को भी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर P1 1 को डिवाइड कर पा रहा है, P1 1 को डिवाइड कर पा रहा है, क्या ये सही हो सकता है। यहाँ से जो P1 P2 सारे के सारे क्या थे, अब इट इज नॉट पॉसिबल हम लिखेंगे,
रीज़न अभी बताता हूँ। बिकॉज अब रीज़न में क्या लिखोगे, P1 इज़ ए प्राइम नंबर। P1 क्या है, प्राइम नंबर। देखो यहाँ B को हमने इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था और ये क्या थे, प्राइम फैक्टर थे। अब कोई भी प्राइम नंबर क्या 1 को डिवाइड कर देगा, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5। अब 1 से बड़ा नंबर 1 को तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। दिस मीन्स ये क्या होगा, गलत। अब जो हमने सपोज किया था यहाँ पे कि यहाँ जो एग्जिस्ट करेंगे फाइनाइट नंबर इस फॉर्म के, वो हमारी एजम्पशन क्या होगी, गलत। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, हैंस देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 4n+3। और अगर 4n+3 फॉर्म के नंबर एग्जिस्ट करते हैं और 4n+3 ही कौन सी फॉर्म है, 4n-1, तो लास्ट में एक बार और लिख दोगे, हैंस देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4n-1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करोगे। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिंपल सा है। यूज कैनोनिकल डिकम्पोजिशन मेथड टू फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। भी सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रफली 272 के फैक्टर बना लेने, क्योंकि देखना होगा ना 2 से डिवाइड करोगे तो 136। अब उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, है कि नहीं। यानी कि 2 पे डिवाइड किया तो 136, 2 पे डिवाइड किया 2 6 जा 12, 168 पे। उसके बाद फिर 2 पे तो 2 3 जा 6, ये 4। अब उसके बाद यहाँ 2 पे फिर जाएगा तो 17। अब 17 तो सिर्फ 17 पे जाएगा तो 1, ऐसा हम लिख लेते हैं। उसके बाद 1 4 7 9, इसको देखते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 4 1 5 और 7 12 और 9 21, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 3 जा, इस तरीके से। अब देखो 9 और 4 13 और 3 16, ये डिवाइड नहीं होगा अभी, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 4 से देखोगे, 5 से देखोगे, सो ऑन, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये 17 पे डिवाइड होगा। 17 2 जा कितना बनेगा, 34। तो कितना बचा, 34 माइनस करोगे इसमें 6 और 9 15 और 3 और 17 9 जा कितना हुआ, 153। तो यही फैक्टर आए। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 272 को कि 1 2 3 4, ये कितनी बार आया है, 2 टू द पावर 4 है। और अब देखो 2 टू द पावर 4 इंटू क्या है, 17 टू द पावर 1 एंड, और ये जो 1 4 7 9 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 3 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1 और 29 टू द पावर 1। या फिर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 272 इक्वल टू 2 की पावर 4। अब हमें इनको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। कैनोनिकल फॉर्म क्या कहती है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सो ऑन ऐसे। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 3 टू द पावर 0 तो गलत नहीं होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ 17 टू द पावर 1 गलत नहीं होगा, और 29 टू द पावर 0 गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके फैक्टर में 2 17 3 17 ये इस तरीके से फैक्टर आ रहे हैं। तो इनको भी हमने ऐड कर लिया, क्योंकि पावर 0 करोगे तो 1 ही बन जाएगा ही। अब 1 4 7 9, इसको हमने लिखना है, यहाँ 2 की पावर कितना है, 0 है, इंटू 3 की पावर कितना है, 1 है, 17 की पावर कितना है, 1 है, और 29 की पावर कितना है, 1 है। अब जब जीसीडी निकालोगे, जीसीडी ऑफ 272 एंड 1479, अब या इसको ऐसे लिख सकते हो 272, 1479। तो आपने क्या लेना होता है, 2 की पावर में से हमें क्या लेनी होती है, मिनिमम पावर। अब 2 पावर कौन सी है, 4 और 0 है, इनटू में 3 की भी हमने कौन सी पावर लेनी है, मिनिमम, किस में से, 0 और 1 में से। उसके बाद 17 की भी हमने क्या लेनी है, मिनिमम पावर, दोनों जगह क्या है, 1 1 है। और 29 की भी हमने क्या लेनी है अभी, मिनिमम पावर, जो क्या है 0 और 1 है। अब ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म यही कहती है। अब देखो 2 की इन दोनों में से मिनिमम पावर क्या है, 0, तो 2 की पावर 0 हो गया। इन दोनों में से मिनिमम पावर क्या है, 0, तो ये भी 0 हो गया। 1 और 1 में से मिनिमम, अब तो 1 ही होगा। 29 में से मिनिमम, अब 29 टू द पावर 0। अब ये भी क्या हो गया, 1, ये भी क्या हो गया, 1, ये भी 1, तो जीसीडी कितना आया, 17 आया। अब जब एलसीएम निकालते हो, यानी कि सिंबल ये होता है 272 1479, एलसीएम निकालोगे तो यहाँ 2 टू द पावर, अब आपने मैक्सिमम लेना है किस में से, 4, 0 में से,
इंटू 3 की पावर आपने मैक्सिमम लेनी है किस में से, 0 और 1 में से, और 17 की पावर आपने मैक्सिमम लेनी है किस में से, 1,1 में से, और 29 की पावर भी आपने क्या लेनी है मैक्सिमम किस में से, 0,1 में से। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 की पावर 4, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 की पावर 1, यहाँ मैक्सिमम पावर 17 की पावर 1, और यहाँ 29 की पावर 1। अब जब आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम। बस मेन मुद्दा क्या है कि आपको कैनोनिकल फॉर्म में लिख के ही एलसीएम एचसीएफ निकालना है। कहीं वो 9th 10 की जगह ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके और ऐसे यहाँ गोलदारे लगाने लग जाओ, हाँ भाई 17 कॉमन लिख दो इसको जीसीडी, वो नहीं करना। कैनोनिकल फॉर्म में लिख के उसके बाद आपने सोल्व करना है भी। तो इस तरीके से आप सेकंड को भी और थर्ड को भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 और चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी होता है खत्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिलेगा कि सेकंड का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सो ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।